आज से 56 वर्ष पहले 1961 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहोवर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका की राजनीति को सेना और हथियार बनाने वाली कंपनियों के गठजोड़ से बचना होगा, क्योंकि जब सेना और हथियार बनाने वाली कंपनियां आपस में हाथ मिला लेती हैं तो फिर दोनों मिलकर देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। ये एक ऐसा गठजोड़ है जिसका काम होता है किसी देश को युद्ध के लिए उकसाना, उस देश को युद्ध में धकेल देना। युद्ध का फैसला तो राजनेता लेते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें उकसाने का काम लॉबिस्ट यानी लॉबी करने वाले लोग और हथियार बनाने वाली कंपनियों के एजेंट्स करते हैं। इसके लिए बाकायदा एक माहौल बनाया जाता है और कई बार तो आतंकवादियों को बाकायदा ट्रेनिंग भी दिलवाई जाती है। धीरे धीरे युद्ध के हालात पैदा किए जाते हैं और फिर अमेरिका और रूस जैसे देश ये कहकर उस युद्ध में कूद पड़ते हैं कि अगर उन्होंने आतंकवादियों को नहीं रोका तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। और ये जो सुपर पावर्स कही जाने वाले जो देश हैं, ये ऐसा समझते हैं कि दुनिया को बचाने का जिम्मा, पूरा बीड़ा अकेला इन्होंने ही उठाया हुआ है। युद्ध का माहौल तैयार करने के लिए मीडिया की मदद भी ली जाती है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की छवि एक रक्षक के तौर पर बाकायदा चमकाई जाती है, इसके लिए कोशिश की जाती है। ऐसे ही एक झूठ को आधार बनाकर एक युद्ध वर्ष 2003 में लड़ा गया था, आपको याद होगा। तब ब्रिटेन के कई मीडिया संस्थानों ने यह दावा किया था कि इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के पास WMD यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद था। WMD वो हथियार होते हैं जिनसे कुछ ही मिनटों में भारी तबाही मचाई जा सकती है और इनमें परमाणु हथियार भी होते हैं। तब मीडिया ने दावा किया था कि सद्दाम हुसैन अगर चाहें तो इन हथियारों के दम पर ब्रिटेन को 45 मिनट में तबाह कर सकते हैं। बाद में सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया, उसे फांसी दे दी गई, लेकिन इसके बावजूद वो हथियार कहीं नहीं मिले। यानी सभी खबरें बाद में झूठी पाई गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युद्ध हुआ, इराक बर्बाद हो गया। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड जैसे देशों ने मिलकर इराक पर हमला कर दिया और एक बड़ा युद्ध उसके बाद शुरू हो गया। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने इसके लिए बाद में माफी भी मांगी थी और यह माना था कि इराक में जो गलतियां हुई उन्होंने ISIS को जन्म दिया। और आपको बता दूं, ISIS का मतलब है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये वही ISIS है जिसके खिलाफ सीरिया की सेना युद्ध लड़ रही है और ISIS का सबसे बड़ा गढ़ सीरिया है। और अब सीरिया में भी यह युद्ध एक उद्योग बन चुका है। जो टैक्सी वाले मीडिया कर्मियों को या फिर आम लोगों को सीरिया में घुमाते हैं, वो आजकल प्रतिदिन $400 यानी 25,000 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा चार्ज करते हैं। आज जब हमने इस बार वहां पर गाड़ियां किराए पर ली, $400 एक दिन का दिया। इसी तरह होम्स जैसे छोटे शहर में एक सामान्य से होटल के एक छोटे से कमरे के लिए भी फिलहाल आपको $200 से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, जो कि भारतीय के रुपए के हिसाब से 13,000 रुपए प्रतिदिन बनते हैं। सीरिया में युद्ध को हर प्रकार से एक मुनाफे वाली दुकान में अब बदल दिया गया है। रसद पहुंचाने वालों से लेकर सुरक्षा प्रदान करने वाली प्राइवेट एजेंसियों तक लोगों से लाखों रुपए वसूल कर रही हैं। हथियार बनाने वाली कंपनियां और जिसको कि कहते हैं प्राइवेट आर्मीज, जिसे मिलिशिया वहां कहा जाता है, अब सीरिया में आपको प्राइवेट आर्मीज भी दिखाई देती हैं, मिलिशिया दिखाई देते हैं, प्राइवेट फाइटर्स आपको दिखते हैं जो कि पैसा लेकर किसी की तरफ से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगा जैसे अब सीरिया में भी बहुत बड़ी बड़ी ताकतें ऐसी हैं जो कि चाहती नहीं कि इस युद्ध को लगाम लगे, जो चाहती नहीं कि ये युद्ध अब रुके। सीरिया में बहुत बड़ी ताकतें ऐसी हैं इस वक्त जो ये चाहती हैं कि ये युद्ध लगातार चलता रहे। सीरिया में इंसानों की जिंदगी की कीमत ना के बराबर है, जबकि युद्ध के नाम पर लाखों करोड़ डॉलर्स का खेल चल रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को वैसे तो नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन उनके कार्यकाल में अमेरिका के हथियारों की बिक्री 43% तक बढ़ गई थी। इस दौरान अमेरिका ने अपने आधे हथियार मध्य एशिया के देशों को बेचे थे। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट दुनिया का ऐसा इलाका है जहां आने वाले समय में बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। सीरिया भी मध्य एशिया का एक देश है जहां पहले से ही युद्ध चल रहा है। इसे फिलहाल आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध कहा जा रहा है। इसके अलावा इसी इलाके में टर्की, इराक, ईरान, सऊदी अरब, यमन, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, इजिप्ट, लीबिया और सूडान जैसे देश आते हैं और इनमें से ज्यादातर देश इस समय
युद्ध की कगार पर हैं, वहां कुछ ना कुछ समस्या इस वक्त चल रही है। अमेरिका ने वर्ष 2016 में 2,16,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे थे। इसी तरह रशिया भी किसी न किसी युद्ध का हिस्सा बने रहना चाहता है। रशिया अमेरिका के बाद हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। सीरिया में रशिया की मौजूदगी की एक बड़ी वजह यह है कि वो अपने हथियारों के उद्योग को बढ़ावा देना चाहता है और सीरिया के भी एक बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहता है और सीरिया के युद्ध का इस्तेमाल अपने हथियारों के प्रचार के तौर पर भी करना चाहता है। रशिया सीरिया की मदद मुफ्त में नहीं कर रहा। रशिया ने वर्ष 2015 में 96,600 करोड़ रुपए के हथियार बेचे थे। अब मुझे लगता है आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि युद्ध के पीछे की राजनीति क्या होती है। यानी युद्ध एक ऐसा कारोबार है जिसमें शामिल लोगों का फायदा तभी है जब दुनिया में कहीं ना कहीं इस तरह के युद्ध चलते रहे। दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने वाले कई बड़े देश हैं और उन बड़े देशों ने सीरिया और इराक जैसे देशों को अपनी प्रयोगशाला बना लिया है। आजादी की मांग करना बहुत आसान है, लेकिन आजादी को बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है और सीरिया ये मुश्किल काम पूरी हिम्मत के साथ कर रहा है। वैसे सीरिया के जो हालात हैं उनमें कई शिक्षाएं भी आपके लिए छुपी हुई है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो रिपोर्टिंग है ये तो सीरिया से हुई है, लेकिन भारत के लोग और भारत के सिस्टम को चलाने वाले लोग भी यहाँ से बहुत सारी शिक्षाएं ले सकते हैं। पहली शिक्षा ये है कि किसी देश में पनपने वाला अलगाववाद अगर नियंत्रण के बाहर चला जाए तो उसका हाल सीरिया जैसा हो जाता है। इसलिए अलगाववाद को समय रहते नियंत्रण में कर लेना चाहिए। दूसरी शिक्षा यह है कि अगर आपके देश में अगर अलगाववादी नियंत्रण से बाहर चले जाएं, अलगाववादी कंट्रोल से बाहर चले जाएं और फिर दूसरे पड़ोसी देश, आपके दुश्मन देश इन अलगाववादियों की मदद करने लगें तो देश की अखंडता खतरे में पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही सीरिया में हुआ है। सीरिया के हालात हमें यह भी सिखाते हैं कि एक युद्ध कैसे एक देश को, अच्छे भले देश को कितना पीछे धकेल देता है, एक देश को बर्बाद कर देता है। और सीरिया के हालात हमें यह भी सिखाते हैं कि मुश्किल समय में भी राष्ट्रवाद के दामन को कसकर पकड़े रहना चाहिए। राष्ट्रवाद ही वो सूत्र है जिसने सीरिया के लोगों को ऐसे हालात में संघर्ष करना और जीना सिखाया है। तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं, सीरिया के किसी भी इलाके में अगर आपको चले जाएं, आप जाएंगे तो आपको सीरिया का झंडा हर घर के ऊपर, हर दुकान पर, हर संस्थान पर, हर बिल्डिंग में आपको सीरिया का झंडा जरूर दिखाई देगा।